स्टूडेंट। 11th क्लास बीएसटी में हमारा चैप्टर चल रहा था निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम के बारे में। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और साथ ही साथ में मैंने सार्वजनिक क्षेत्र की तीसरा स्वरूप जो था सरकारी कंपनियों के बारे में आपको बताया। साथ ही में उनकी विशेषताएं और उनके लाभ हानि के बारे में डिस्कस किया। आज हम सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका, जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां स्थापित की, उनकी भूमिका में क्या परिवर्तन आया और क्यों आया, इसके संबंध में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत पर 200 वर्ष ब्रिटिश शासन रहा और ब्रिटिश शासन से जब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो हमारे देश की स्थिति बड़ी ही जर्जर अवस्था थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सार्वजनिक क्षेत्र जो थे वह उद्यम और व्यवसाय में स्पष्ट रूप से भाग लेकर एक उत्प्रेरक के रूप में देश की अर्थव्यवस्था के कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ये सोचकर सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग धंधों की स्थापना की गई। उनसे ये उम्मीद की गई कि वे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार करेंगे और महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है, उसमें अपना पैसा निवेश करेंगे। आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। तो जिन परियोजनाओं में भारी निवेश की आवश्यकता थी और जिनमें उनके सफल होकर फल प्राप्ति की अवधि बहुत लंबी थी, उन क्षेत्रों में जो हमारे निजी क्षेत्र के जो उद्योगपति थे वह पैसा लगाने में या निवेश करने में इच्छुक नहीं थे। यही कारण था कि सरकार ने मूलभूत ढांचे के विकास करने के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर लिया। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि आज भी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जब विकास के प्रारंभ की बात करें तो हमारे देश के विकास के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी। पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि औद्योगिक कृषि क्षेत्रों को लिया गया, अर्थात देश के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत अधिक महत्व दिया गया। और 90 के दशक के अंदर बात करें तो देश के अंदर औद्योगिकरण की, आर्थिक नीतियों की एक नई आर्थिक औद्योगिक नीति भी घोषित की गई। उस आर्थिक नीतियों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर सर्वाधिक जोर दिया गया, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी LP और G से हम इसको भी बोलते हैं। उस पर सर्वाधिक जोर दिया जो कि उस समय की क्या थी, मांग थी। सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिकाएं थी, क्योंकि जैसा हमने सोचा था अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र ने कार्य किया उनकी भूमिका की पुनः व्याख्या करने की भी आवश्यकता महसूस हुई। अब इनकी भूमिका उदासीनता न होकर सक्रिय रूप से भाग लेने की तथा उसी उद्योग की निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में रहने की भी निश्चित की गई थी। साथ ही साथ घाटे और निवेश पर प्रतिफल के लिए उन्हें उत्तरदायी भी ठहराया जाने लगा था। सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उद्यम निरंतर अगर घाटे में चल रहा है तो उसकी पहचान कर उसे औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड को प्रेषित किया जाता है, ताकि वह उसके संबंध में बहुत सारे निर्णय ले सके, अर्थात उसकी काया पलटे। अन्यथा अगर वह सुधार नहीं हो सकता है, यानी वह ठीक नहीं हो सकता है, तो उसे क्या कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्योंकि नुकसान उठाकर देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग नहीं कर सकता। तो ऐसी रुग्ण इकाइयाँ हैं जो बीमार हैं और जिनका कोई लाइलाज है, तो ये जो बोर्ड है हमारा औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड, वह उसकी जानकारी लेकर उसे बंद करेगा। और सार्वजनिक क्षेत्र की जो अकुशल इकाइयाँ हैं उनके कार्यों की भी क्या की जाएंगी, जांच पड़ताल की जाएगी। उसके लिए कई कमेटियों का भी गठन किया गया और उनसे रिपोर्ट मांगी गई कि उनकी प्रबंधकीय कुशलता और लाभप्रदता में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। आज हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका है बिल्कुल वैसी नहीं है जिसकी कल्पना 1960 और 70 के दशक में की गई। आज हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिकाओं में आज हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि आप सभी जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को देश के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किया था। लेकिन अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? पहली कि मूलभूत ढांचे का विकास हो। कहते हैं ना, किसी भी देश में मूलभूत ढांचे का विकास करना है,
किसी भी देश के अंदर अगर औद्योगिकरण करना है, औद्योगिक विकास करना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसका मूलभूत ढांचा विकसित हो। स्वतंत्रता के पूर्व आधारभूत ढांचे का विकास नहीं किया गया था, इसलिए औद्योगिकरण की जो नीति थी यानी उद्योग धंधे हमारे जर्जर अवस्था में थे। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को जब तक हम सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर सकते, जब तक आपके पास परिवहन, संचार, ईंधन, पावर, मूलभूत एवं भारी उद्योगों को जीवित नहीं रख सकते हम इसके बिना। निजी क्षेत्र इसी कारण क्या करते थे, क्योंकि इन सब चीज़ों को अंदर बाहरी इन्वेस्टमेंट भी होता था और ये चीज़ें डेवलप नहीं थी, इस कारण वे किसी भी रूप से इसके अंदर पैसा लगाने में भी इंटरेस्ट नहीं होते थे। साथ ही साथ मूलभूत आवश्यकताओं में न तो उनके पास प्रशिक्षित कर्मचारी होते थे, न पर्याप्त धन होता था, इसलिए वहाँ पर वह उसमें पैसा बाहरी उद्योगों में निवेश नहीं करते थे, जो कि अर्थव्यवस्था की मांग थी कि इस तरह के बाहरी उद्योगों की स्थापना की जाए। अब ये कार्य कौन करा? ये कार्य करती है हमारी सरकार, जो भारी पूंजी जुटा सकती है, औद्योगिक निर्माण में समन्वय स्थापित कर सकती है, टेक्नीशियन पर प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, रेल, सड़क, समुद्र, वायु, परिवहन, ये सब सरकार के उत्तरदायित्व थे। इनके विस्तार और औद्योगिकरण में भारी योगदान रहा है और इनको भविष्य में आर्थिक विकास भी इन्होंने भविष्य में के आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित किया है। सार्वजनिक उद्यमों को कुछ ही क्षेत्रों में व्यवसाय करना था। जो क्षेत्र थे जिनमें उनको पैसा निवेश करना था, वे क्षेत्र कौन से थे? पहला, मूल क्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना, जिसके लिए भारी पूंजी निवेश, जटिल और आधुनिक तकनीकें, बड़े और प्रभावी संगठन ढांचे, जैसे हमारे स्टील संयंत्र, स्टील प्लांट है, जैसे आपने देखा होगा टाटा स्टील कॉरपोरेशन है ना, भारतीय स्टील है, भेल जिसको हम बोलते हैं, बिजली उत्पादन के संयंत्र हैं, नागरिक और उड्डयन हैं, रेल, पेट्रोलियम, राज्य व्यापार, कोयला आदि की आवश्यकता होती है। दूसरा है उस मूल क्षेत्र में निवेश करना जहां निजी क्षेत्र के उद्यम अपेक्षित दिशा में कार्य नहीं कर रहे थे, अर्थात जहां पर निजी क्षेत्र पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, जैसे रासायनिक, खाद, दवा उद्योग, पेट्रो रसायन, अखबारी कागज़, मध्यम और भावी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो उद्योग थे उसमें निजी क्षेत्र नहीं कार्य कर रहे थे, तो उसकी आवश्यकता थी। और तीसरा था जिनमें बहुत भारी मात्रा में पैसों का निवेश होना था, जैसे कि होटल परियोजनाएं, प्रबंध सलाहकार संघ, एजेंसी, वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल। इन क्षेत्रों में सरकारी उद्यमों को क्या करना था? व्यवसाय करना था और पैसा निवेश करना था, ताकि मूलभूत ढांचे को विकसित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा क्षेत्रीय संतुलन। सभी क्षेत्रों और राज्यों का संतुलित विकास करना और क्षेत्रों के बीच की असंतुलित यानी असमानताओं को दूर करना भी सरकार के लिए एक चैलेंजिंग जॉब था। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व अधिकांश औद्योगिक विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था, मतलब कुछ क्षेत्र हमारे डेवलप थे और कुछ क्षेत्र बहुत ही अपेक्षित थे, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं था, जैसे कि बंदरगाही शहर। 1951 के पश्चात सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, तो उसमें निश्चित किया कि उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जो क्षेत्र अपेक्षित हैं, पिछड़े हुए हैं। इसीलिए उन्होंने सोची समझी योजनाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर उद्यम स्थापित किए गए। औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में स्टील के 4 प्रमुख संयंत्र स्थापित किए गए। संयंत्र स्थापित करने का एक उद्देश्य था लोगों को रोजगार दिलाया जाए और सहायक उद्योगों को विकसित करने के लिए उन्हें स्टील प्लांटों की स्थापना की गई। इन उद्देश्यों को बहुत सीमा तक प्राप्त भी कर लिया गया, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी रह गया था। योजनाबद्ध विकास का मुख्य उद्देश्य था पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करना, यानी देश के अंदर जितने भी क्षेत्र होते हैं, अगर वह सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, सबका क्षेत्रीय संतुलन के अनुसार विकास होगा, तो देश आर्थिक तरक्की को प्राप्त करता है। इसीलिए देश में क्षेत्रीय संतुलन को निश्चित किया जा सके, ये कार्य किया गया। इसके लिए सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्यमों की स्थापना करना प्रारंभ किया। साथ ही साथ पहले से उन्नत क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के कुकुरमुत्ते की तरह हो रही वृद्धि को भी रोकने का प्रयास किया, यानी जो निजी क्षेत्र एकाधिकार कर विशेष क्षेत्र में कार्य कर रहे थे उन पर भी रोक लगाना आवश्यकता, और उसी कारण उन्होंने उन पर रोक लगाते हुए पिछड़े जो क्षेत्र थे उनमें अपने उद्योग धंधे स्थापित किए। तीसरा पॉइंट जो आता है बड़े पैमाने के लाभ।
आप सभी जानते हैं कि भारी पूंजी वाले बड़े पैमाने के उद्योगों की आवश्यकता होती है। वहाँ बड़े पैमानों के लाभ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र ही आगे है। आप सभी जानते हैं कि बिजली संयंत्र हो, प्राकृतिक गैस हो, पेट्रोलियम हो, टेलीफोन जैसे उद्योग हैं, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र पर बड़े पैमाने की इकाइयाँ स्थापित इस दौर के अंदर की गई। इन इकाइयों का मितव्ययता से परिचालन किया गया और जो कि उस समय की मांग थी, जो सरकारी साधनों और बड़े पैमानों के उत्पादन से ही संभव हो पाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण होने पर रोक। जब स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करते हैं उस समय देश के अंदर कुछ ही ऐसे औद्योगिक घराने थे जिनके पास पैसा था, साहस था और वही भारी निवेश को करने में इच्छुक होते थे। यही कारण है कि जब वह लोग बड़े बड़े बाहरी उद्योगों में निवेश करते थे तो जो लाभ होता था वो कुछ निश्चित औद्योगिक घरानों के पास ही क्या हो जाता था, केंद्रीकृत हो जाता था। इससे क्या होता था, एकाधिकार को बढ़ावा मिलता था और यही कारण है कि धनवान और अधिक धनवान होते चले जाते थे और गरीब हो जाते थे, जो किसी भी देश के, किसी भी समाज के लिए कभी भी श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता है। ये समाज के लिए अहितकारी होते थे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना करी। उनमें भारी निवेश की आवश्यकता महसूस की गई, लेकिन जो लाभ होता था वह बड़ी संख्या में कर्मचारी और श्रमिकों में बांट दिया जाता था। इससे निजी क्षेत्र के लोगों के हाथों में धन और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण रोकना संभव हो पा रहा था। फिर आता है आयात प्रतिस्थापना। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौर में भारत का लक्ष्य था कि कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना था। विदेशी मुद्रा प्राप्त करना एक सबसे बड़ी समस्या थी। साथ ही सुदृढ़ औद्योगिक आधार के लिए भारी मशीनों को आयात करना भी कठिन था। यह समय था जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भारी इंजीनियरिंग उद्योगों की स्थापना की, जिससे उसकी आयात की आवश्यकता की पूर्ति भी हो सके। इसके साथ राज्य व्यापार निगम, धातु एवं व्यापार निगम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने देश में विदेशी व्यापार के विस्तार में भी क्या निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम ये इतने पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो काफ़ी बड़ा है।